तो सबसे पहले इस वक्त में आपको लिए चलेंगे कर्नाटक के मांड्या, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। आज आपको यहां 24,000 रुपए मिलता है। चुनाव के एकदम बाद हमारी सरकार बनेगी और आपको 1,24,000 रुपए मिलने वाला है। ಇದು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2,000 ಅಂತೆ 24,000 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ರೆ 1,24,000 ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುಬೇಕು। दिल्ली की सरकार हर महीने गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए डालेगी। ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ 8,500 ನೇರವಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಜನೆ ನಾವು ತರ್ತೇವೆ। और कर्नाटक की सरकार 2,000 रुपए। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ कर्नाटक ಸರ್ಕಾರದ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ। सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में हर महीने 10,500 रुपए ठकाठक जाएगा। ಪ್ರತಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿಗೆ तो पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए ये शोर जो आपने सुना, राहुल गांधी मांड्या से बोल रहे थे, वो आज शाम 5 बजे तक थम जाएगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जो प्रचार है वो शाम थम जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। तो लोकसभा के पहले चरण के लिए मतदान होगा और आज हमारी जो पहली खबर है वो उसी से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होगा मतदान के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। तो जो चुनाव का शोर है आज शाम थम जाएगा। कुछ जगहों पर 4 बजे और कुछ जगहों पर शाम 6 बजे तक हो रहा है प्रचार। पहले चरण में 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। आज शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच अलग अलग समय पर समाप्त होगा ये चुनाव प्रचार। सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कार्यक्रमों पर लग जाएगी रोक। पहले चरण में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्य की सीटों पर मतदान होगा। 102 सीटों पर कुल मतदान हो रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े नेता, सभी स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार और बंगाल के बाद आज असम पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने असम के नलबाड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, एनडीए के पक्ष में प्रचार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के मांड्या और कोलार में 2 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। मांड्या की रैली की लाइव हमने आपको वीडियो फुटेज दिखाया। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केरल के कबूर कासरागोड़ में प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। नागपुर से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में पहली बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आए, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। तो जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए के लिए इस क्षेत्र को अपने में पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर को इसलिए जकड़ रखा था ताकि उनके लिए भ्रष्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहे। अब ये पंजा खुल गया है तो असम में सबका साथ सबका विकास का मंत्र लागू हुआ है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास का मंत्र लागू हुआ है देश भर में और उसी आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। जबकि
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज गाजियाबाद में एक संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि वो इस बार पूरे देश में बदलाव की हवा देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव को विचारधारा की ये लड़ाई है और कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान बचाने में लगी हुई है। चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। तो आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, अपने अपने पार्टी के दावे हैं, और इस बीच में चुनाव प्रचार आज चरम पर है। पहले चरण के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि कुमार चेन्नई से जुड़ रहे हैं, जबकि नीरज सिंह कोयम्बटूर से जुड़ रहे हैं, और राजेश राज औरंगाबाद बिहार से जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ ये 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, सबसे पहले आपके पास आते हैं। साउथ कनेक्ट किस तरह से बीजेपी का आप देख पा रहे हैं? आज चूंकि चुनाव प्रचार का पहला दिन है, तमिलनाडु की सभी सीटों पर प्रचार होना है, प्रचार बंद होना है, तो किस तरह से देखते हैं ये चुनाव प्रचार, और किस तरह से देखते हैं 19 तारीख की वोटिंग? देखिए, जिस तरीके से इस बार के चुनाव को अगर हम रेखांकित करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कोशिश की इसमें जो AIADMK और DMK की जो रणनीति रही है, जो राजनीति रही है, उसमें सीधे तौर पर दखल करने की। और यहाँ पर हमने देखा है कि लगातार चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से या गृह मंत्री की तरफ से, पार्टी अध्यक्ष की तरफ से, सभी ने यहाँ पर धुआंधार प्रचार किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान ये स्टैब्लिश भी किया है कि वो चुनावी मैदान में है और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनके आधार पर वो चुनावी मैदान में डटकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में DMK के साथ कांग्रेस है, वामपंथी पार्टियां हैं, और अन्य दलों के साथ वो चुनावी मैदान में है, एक बड़ा गठबंधन उनका है। तो वहीं AIADMK एक ऐसा राजनीतिक दल दिखा जिसका कि हमने देखा कि अधिकांश नेताओं का बिखराव और एक कुशल रणनीति की कमी वहां पर दिखाई दी। हालांकि AIADMK का एक अपना वोट बैंक है और उस बेस पर वो चुनावी मैदान में दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे दल हैं जो चुनावी मैदान में दिखाई दिए। कुछ बीजेपी के साथ, जैसे PMK बीजेपी का बड़ा एलाइंस के तौर पर है, बीजेपी ने 9 दलों के साथ एक नवरत्न का स्टेटस बनाकर अपनी रणनीति बनाई और वहाँ पर अलग अलग जो इलाके हैं, क्षेत्रीय इलाके हैं, जातीय समूह हैं, उन सबको साधते हुए इस चुनाव में अपनी उपस्थिति चुनाव प्रचार में दर्ज की है। अब इसको अगर हम रेखांकित करें इस मामले में कि कौन कौन से ऐसे खास उम्मीदवार हैं, तो निश्चित तौर से जो तमिलनाडु के हिस्सों को 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो इसमें दक्षिणी हिस्से में भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा अपना अभियान को मजबूत किया, और जिस तरीके से पूर्व के मुख्यमंत्री हैं जैसे O पनीरसेल्वम, तो वो हमने देखा कि रामनाथपुरम से वो चुनाव लड़ रहे हैं और एक निर्दलीय के तौर पर है, लेकिन बीजेपी का उनको सपोर्ट है। तो ऐसे तमाम प्रत्याशी हैं जो अलग अलग रणनीति के तहत चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार जरूर हमने देखा कि पूरे चुनाव प्रचार अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जरूर लीड देती हुई दिखाई दी प्रचार के दौरान। जी, इससे पहले कि उत्तर भारत की राजनीति जानने के लिए औरंगाबाद चले, कोयम्बटूर में किस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है और किन मायनों में महत्वपूर्ण है, ये बताएंगे नीरज सिंह। नीरज, क्या देख पा रहे हैं आप कोयम्बटूर में खास, और साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे कि आज जब चुनाव प्रचार थम जाएगा, किस तरह से नेता अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं अंतिम दिन मतदाताओं को समझाने में, उनको अपनी बात बताने में?
देखिए बिल्कुल निखिल, अगर हम कोयम्बटूर की बात करें तो कोयम्बटूर इस समय हॉट सीट है और के अन्नामलाई यहाँ से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के अंदर स्टार प्रचारक हैं, पूर्व आईपीएस हैं और पार्टी के इस समय प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लगातार कोयम्बटूर में कैंपेन कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे जो प्रदेश भर है तमिलनाडु के अंदर वो लगातार अपने प्रत्याशियों की जीतने के लिए लगातार हैं, जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। कोयम्बटूर की अगर बात करें तो आप देखें कि करीब करीब 82% के आसपास कोयम्बटूर का जो हिस्सा है वो शहरी इलाके में आता है और मात्र 17% से कुछ ही ज़्यादा हिस्सा ग्रामीण इलाका है। अगर हम कोयम्बटूर शहर की बात करें, इंडस्ट्रियल हब है कोयम्बटूर शहर और यहाँ दूसरे तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं मौजूद हैं। बेरोजगारी यहाँ पर चरम पर है। यहाँ के युवाओं का ये कहना है कि बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। इसके अलावा तमाम यहाँ पर जो करप्शन के ये मामले हैं उसको भी लेकर भारतीय जनता पार्टी डीएम के ऊपर लगातार प्रहार कर रही है। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं यहाँ पर पहुंची लेकिन धरातल पर उन योजनाओं का कोई असर दिखाई नहीं देता क्योंकि राज्य सरकार ने उन योजनाओं को ठीक तरीके से लागू नहीं किया। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से अन्नामलाई लगातार इन मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसमें शुरू किया था, उसी तरह के फार्मूले को आप देखें कि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है। उस फार्मूले के तहत जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको अपने साथ में लेकर चुनावी मैदान में, और इन छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियों की कुछ कुछ ब्लॉक में एक बड़ा मत है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि तमिलनाडु के अंदर डबल डिजिट में वो इस बार जो जीतने की उनकी जो उम्मीद है वो बरकरार है और के अन्नामलाई उसमें एक बड़ी उम्मीद है। यही कारण है कि लगातार निश्चित तौर पर अन्नामलाई पर बहुत बड़ा स्टेक बीजेपी ने लगाया हुआ है। समय हमारे पास कम है, हम जाएंगे सीधे इस वक्त राजेश राज के पास जो औरंगाबाद बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह से बिहार की सियासत में इस वक्त उबाल आया हुआ है और तमाम जनता के दरवाजे पर नमूदार है नेता, क्या जानकारी देंगे? देखिए, बिहार के बारे में निखिल कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सियासत होती है वो नॉर्मल डेज में भी उफान पर होती है। सियासी जो है बवाल यहाँ पर मचता रहता है और अगर चुनाव का मौका हो, उसमें भी आम चुनाव अगर सर पर हो, तो निश्चित तौर पर जो प्रत्याशी हैं या जो राजनीतिक दल हैं वो नफा और नुकसान की सियासत को देखते हुए मतदाताओं के द्वार खटखटाते हैं, मतदाताओं के द्वार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं। इसी सिलसिले में अगर देखें तो इस पहले चरण के लिए जो मतदान 19 अप्रैल को होने हैं उसके लिए मतदान की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। चुनाव प्रचार का शोर जो है अब से कुछ ही देर बाद थमने वाला है, यानी 5 बजे चुनाव प्रचार का काम खत्म हो जाएगा और मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 4 लोकसभा क्षेत्र पहले चरण में है बिहार में, जमुई, औरंगाबाद, गया और नवादा। इन चारों क्षेत्रों पर अगर अभी देखा जाए तो कुल मिलाकर लगभग एनडीए का ही कब्जा है। एनडीए के प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। नवादा में सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर जो राज्यसभा में सांसद हैं वो चुनाव मैदान में हैं। उनके मुकाबले आरजेडी ने एक कुशवाहा बिरादरी से आने वाले प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। उसी तरह से नवादा की बात हमने की। जमुई में अरुण भारती जो रामविलास पासवान के दामाद हैं, चिराग पासवान के बहनोई हैं, उनके मुकाबले आरजेडी ने अर्चना रविदास को चुनाव मैदान में उतारा है। औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और गया सीट जो है वो हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि एक्स चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और आरजेडी ने कुमार सर्वजीत जो है वो पूर्व सांसद राजेश कुमार के बेटे हैं, बिहार सरकार में पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कुमार सर्वजीत को उतारा है। दोनों दलों की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आज अब जनता की बारी है राजेश सिंह, इन तमाम लोगों ने ठीक है प्रत्याशियों को लुभाने की कोशिश की। आपने लगभग अपनी बात कह दी और अब जनता की बारी है, वो वोट करेगी पहले चरण के मतदान के लिए। आप तीनों लोगों का, ऋषि कुमार आपका और राजेश राज आपका और उसके साथ ही साथ नीरज आप सभी का, आप सब हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट,
टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य, दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी।